सो हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सिंपल, चलिए शुरू करते हैं। और ये जो सीरीज बन रही है वो बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम वालों के बच्चों के लिए बन रही है। सिंपल जी, वो मैटर नहीं करता कि आपका जो सेमेस्टर है वो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, बस ये मेक श्योर कर लेना आपकी बुक का नाम क्या हो, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। सिंपल जी, चलिए। हाँ, बाकी कोर्स वाले भी आराम से प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, बस ये मेक श्योर करना कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो हमारे चैप्टर्स के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे। अगर मैच हो रहे हो तो आप आराम से देख सकते हो। सिंपल जी, चलिए शुरू करते हैं फिलहाल। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, थोड़ी सी आपके लिए भी, कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल जी, ज्यादा प्राइस रखते नहीं हम, 150 से 200 के बीच में प्राइसेस होते हैं। आप कांटेक्ट करोगे क्या पता डिस्काउंट चल रहे हो तो आपको सस्ते में मिल जाए। सिंपल जी, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है, बहुत बड़ा नाम है, डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और इतने पे ही नहीं, और भी चैप्टर का नाम बढ़ता जाता है, जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इस तरीके से। सिंपल जी, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम जीडीपी, इस तरीके से। इतना बड़ा नाम है कि आप बोर्ड पे आया नहीं, मैंने सोचा नाम से क्या करना है, हमें तो कंटेंट फॉलो करना है बस खाली। सिंपल जी, तो शुरू करते हैं फिलहाल। तो कंटेंट में आपको कमी नहीं मिलने वाली है, तो शुरू करते हैं। अब ये पूरा चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है, आप आराम से कर सकते हो। बचपन में 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर के बारे में, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर बस आपको ये 4 कंसेप्ट करने हैं। जैसे ही आपके ये 4 कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं वैसे ही आपका पूरा चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल जी, चलिए सबसे पहले बात आती है, पहला कंसेप्ट आता है बिजनेस साइकिल के बारे में आप सीखोगे। एक्चुअल जीडीपी क्या होती है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम एक्चुअल जीडीपी को पोटेंशियल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। सिंपल जी, उसके बाद हम सीखेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट और कुछ नहीं, एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा हूं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इन सब कंसेप्ट्स के बारे में आप जानोगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इक्विलिब्रियम इनकम और आउटपुट कैसे डिसाइड की जाती है, यानी कि इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचा जाता है। और लास्ट में हम क्या सीखेंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से हम इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करते हैं। ये कंसेप्ट करते के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल जी, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल अपना सबसे पहला टॉपिक आता है बिजनेस साइकिल एंड एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। चलिए, तो ये बिजनेस साइकिल क्या भला है? बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल कुछ नहीं है, बस आपको एक ऐसी साइकिल मिलती है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आप कहां पे आपकी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है या फिर घूम रही है। ठीक है जी, कहां पे फ्लोट करती है आपकी इकोनॉमी। तो बिजनेस में कोई भी इकोनॉमी हो वो कैसे चलते सर्वाइव करती है, कैसे चलती है, वो देखते हैं। सबसे पहले कोई भी बिजनेस हो हमेशा, या फिर कोई भी इकोनॉमी हो, सबसे पहले डूबती है। उसका एक पॉइंट आता है, मिनिमम पॉइंट, जिसके बाद वो डूबना बंद कर देती है, फिर धीरे धीरे उठती है, फिर दोबारा डूबती है, फिर दोबारा उठती है, फिर दोबारा डूबती है, फिर दोबारा उठती है। तो ऐसी बिजनेस साइकिल क्या होती रहती है, चलती रहती है। जो उठने वाला सेशन होता है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे ये बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, ये बढ़ रहा है प्राइस तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। जो डूबने वाला सेशन है इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं जी? डिफ्लेशन, मंदी। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन, मंदी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। कई बार इसको रिसेशन भी बोला जाता है। ठीक है, चलो अब देखिए, कोई भी बिजनेस है स्टार्टिंग में वो हमेशा डूबता ही है। जब वो डूब के मिनिमम पॉइंट पर पहुंचता है ना, इस मिनिमम पॉइंट को बोलते हैं थ्रॉट, TROUGH। क्या बोलते हैं? थ्रॉट, TROUGH। सिंपल, थ्रॉट, TROUGH। और अगर ये सबसे टॉप पे चल रहा है तो इसको बोलते हैं पीक। क्या बोलते हैं जी? पीक, या फिर बूम। पीक बोल लो या फिर आप बूम बोल लो। चलिए, आप खुद ही देख लेना, कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस करोगे, क्या आपके पास कोई क्लाइंट रहेगा या फिर कोई आपके पास कस्टमर आएगा? तो आप जल्दी से नहीं आता। तो स्टार्टिंग में बिजनेस क्या होता है, हमारा डूबता है। लेकिन एक पॉइंट आता है जब क्या होता है, कुछ समय बाद एक आधा कस्टमर आता है, उसको हमारी वो चीज पसंद आती है, और जब उसको वो चीज पसंद आती है तो वो और भी नए नए कस्टमर लाना चालू कर देता है। तब हमारे क्या होता है, बिजनेस ग्रो करना चालू कर देता है, यानी हम प्राइसेस ज्यादा कमाने लग जाते हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ने लग जाती है, बूस्ट होने लग जाती है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी देश में तेजी आ जाती है, हम ग्रो करना चालू करते हैं। और ग्रो करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि हम बिल्कुल पीक पे पहुंच जाते हैं, टॉप पे पहुंच जाते हैं। सिंपल जी, अब पीक पे पहुंच गया तो ऐसे तो नहीं है कि बिजनेस हमेशा पीक पे ही चलता रहेगा। जैसे समय रैना का शो जो है ना जी, लेटेंट, जैसे वो एक बार पीक पे पहुंच गया तो फिर उसका सीजन 1 उन्होंने खत्म कर दिया, अब सीजन 2 आने का थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम भी, आप भी। सिंपल जी, तो सेम उसी तरीके से जो क्या बोलते हैं, पीक पे पहुंचने के बाद हर बिजनेस क्या होता है, थोड़ा सा गिरता है। और जैसे ही वो बिजनेस थोड़ा सा गिरता है उसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन या फिर रिसेशन।
और जैसे वो बिजनेस गिरता है तो गिरते गिरते एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। हाँ, लेकिन उतना मिनिमम नहीं पहुंचता जितना मिनिमम पहले था, क्योंकि तो पहले खाने के लाले पड़ गए थे बिजनेस के। लेकिन हाँ, अब क्योंकि मेरा कस्टमर बेस थोड़ा सा बन गया था, इसलिए थोड़े से कस्टमर उनके पास अभी भी रहते होंगे, उनके पास अर्निंग का सोर्स थोड़ा बहुत रहता होगा। इस वजह से वो मिनिमम पॉइंट पे तो आए हैं, लेकिन वो उतने मिनिमम पे नहीं है जितने पहले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा थ्रो, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो दोबारा सीजन 2 लेके आते हैं और अपने शो को बढ़ाते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो दोबारा से इन्फ्लेशन आने लग जाता है। फिर जब पीक आएगा फिर उसके बाद बिजनेस थोड़ा सा डाउन होगा, समझे जी। तो इसी तरीके से इकोनॉमी, बिजनेस साइकिल या फिर कोई भी चीज होती है वो इसी तरीके से चलती है। अब देखिए, अब देश के अंदर ना तो इन्फ्लेशन होना अच्छी बात होती है, ना ही डिफ्लेशन होना अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी होता है ना। इसलिए देश हमेशा चाहता है कि वो एक कांस्टेंट रेट से लगातार ग्रो करता रहे, और इस कांस्टेंट रेट को बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं जी? ट्रेंड। हर देश चाहता है कि वो लगातार कांस्टेंट रेट से क्या करता रहे? ग्रो करता रहे। सिंपल जी। इस कांस्टेंट रेट से ग्रो करने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेंड। ठीक है जी। इससे डिसाइड होती है हमारी पोटेंशियल जीडीपी। क्या डिसाइड होती है? पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी यानी हम चाहते हैं हमारी जो देश की जीडीपी है वो इतनी हो, इस तरीके से हो। लेकिन हर बार क्या होता है, हमारी जो एक्चुअल जीडीपी होती है कई बार उसको पार करके आगे निकल जाती है प्राइसेस, कई बार उसको पार करके नीचे आ जाते हैं प्राइसेस। इस वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से जो जीडीपी है उसमें फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, और कोई भी देश नहीं चाहता कि उसको फ्लक्चुएशंस का फॉलो कर, मतलब फ्लक्चुएशंस को फॉलो करना पड़े। इसलिए ये सारी पोजीशन जो होती हैं वो क्रिएट कर देती हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सिंपल जी। तो अगर देखा जाए यहां पे हमारा पोटेंशियल है और यहां पे हमारा एक्चुअल जीडीपी है, तो हमारे को डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है? इतने का। ये क्या हो रखा है? मंदी, डिफ्लेशन, देश के अंदर मंदी हो रखी है। और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये इन्फ्लेशन का एरिया दिखाई देता है, यानी कि महंगाई का। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी एक्चुअल जीडीपी क्या बोलते हैं पोटेंशियल से ज्यादा दूर रखे। इसलिए कोई भी इकोनॉमी हमेशा चाहती है कि वो सर्वाइव करने के लिए हमेशा किसके साथ चले? पोटेंशियल के साथ। जितना वो पोटेंशियल रखते हैं उसके उसको ही फॉलो करे। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये थी बिजनेस साइकिल और इसकी एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी के बारे में। सिंपल जी। चलिए अब चालू करते हैं। ये तो बेसिक सा कंसेप्ट था, एग्जाम में पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगला जो कंसेप्ट है ये एग्जाम्स में पक्का पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब वो टॉपिक कौन सा है? उसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल जी। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में समझते हैं। हाँ जी। तो अब बात आती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। पहले चालू करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई मतलब होता है सामान बेचना। पूरे देश में जितना भी सामान बिकता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। भैया समझ में नहीं आया थोड़ा ठीक से? हाँ, सप्लाई का मतलब होता है सामान बेचना, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है पूरे देश में एक साल के अंदर जितना भी आप सामान बेचते हो उसको क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? तो कुछ नहीं, इट इज द सम ऑफ total final goods and services produced in the boundary of a country during fiscal year। सिंपल जी। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है एक साल के अंदर, एक देश के अंदर जितना भी आपने सामान बेचा उसको क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन आप खुद सोचिए, सामान बेचेंगे तो उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कितना सामान बेच सकते हैं? जितना सामान बनाया हुआ। तो जितना भी सामान हम प्रोडक्शन करते हैं, जितना भी सामान हम प्रोड्यूस करते हैं, जितना भी सामान हम बनाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे आपसे? एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जोड़ होता है जो कि हमने क्या किया है? प्रोड्यूस किया है इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। सिंपल, एक साल के अंदर एक देश की बाउंड्री में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल था ना? बहुत अच्छा। अब जितना सामान बनाएंगे उतना ही क्या कर पाएंगे? बेच पाएंगे, और जितना सामान बेचेंगे उतना ही क्या आएगा? पैसा। इसलिए मैं कहता हूं एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके बराबर होता है? हमारी इनकम के। एएस हमेशा किसके बराबर होता है? इनकम के। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत बार पिटवाएगा। ठीक है जी। एएस किसके बराबर होता है? इनकम के। अब समझिए, जो भी पैसा आप कमाते हो उसको इनकम तो बोलते हैं, लेकिन उस पैसे का करते क्या हो? बस दो काम होते हैं इनकम के, या तो पैसे को हम खा जाएंगे या पैसे को हम बचा लेंगे। अगर पैसे को खा लिया तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन। क्या बोलते हैं जी? कंजम्पशन, उपभोग। और अगर पैसे को बचा लिया तो उसको क्या बोलते हैं जी? सेविंग, बचत। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान था? कोई डाउट्स? बहुत अच्छी बात, बहुत इजी है। मेन ये टॉपिक नहीं है। एक सेकंड भाई, 2 मिनट के लिए एक कुर्सी बेच ले बेचारे। हाँ भाई, शुरू करते हैं।
तो बात आती है अब, मेन टॉपिक ये नहीं है एग्रीगेट सप्लाई, मेन है इन टॉपिक्स के डायग्राम। डायग्राम बहुत मेन होते हैं, इसलिए हम डायग्राम सीखते हैं। और डायग्राम कैसे सीखेंगे? टेबल की हेल्प से। तो एक बार टेबल बना लें, फिर उसके बाद हम डायग्राम भी सीख लेंगे। तो ठीक है, ये हो गया हमारे लिए ए एस, ये हो गया वाई, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारे लिए एस, सेविंग। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं इनके डायग्राम कैसे बनेगी, इनकी टेबल कैसे बनेगी। तो बात आती है इनकम की, वाई। वाई मतलब होता है इनकम। अब देखिए, क्या कभी किसी की इनकम नेगेटिव होती है? सुना है कभी आपने? भैया नेगेटिव का मतलब क्या? नेगेटिव का मतलब कि आपने किसी के घर पे जाके काम किया या फिर किसी के बिजनेस में काम किया और आप उनको बोल रहे हो सर थैंक यू आपने मेरे को काम दिया, और जो आपने आज मेरे को काम दिया उसके बदले में लो जी आपकी आपकी सैलरी। फिर आप काम भी करके आ रहे हो उसका और बदले में सैलरी भी देके आ रहे हो, ऐसा कभी होता है? नहीं ना। काम करते हो तो बदले में पैसे मिलते हैं, इसलिए इनकम कभी भी नेगेटिव नहीं होती, समझे भाई? यानी आपको काम करने के बदले में पैसा दे के नहीं आना पड़ता, समझे? तो इनकम कभी नेगेटिव नहीं होती, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। क्या इनकम कभी जीरो होती है? कह रहा नहीं भैया इनकम जीरो भी नहीं। नहीं भाई, आपकी इनकम कितनी है? बेरोजगार बैठे हो? अच्छा जी, चलो तो अगर आप बेरोजगार बैठे हो तो फिर आपकी इनकम कितनी होगी उस टाइम पे? जीरो, जाहिर सी बात है। तो इनकम जीरो हो सकती है, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। अब इनकम एकदम से बढ़ जाती है या फिर धीरे धीरे बढ़ती है? कह रहा भैया धीरे धीरे बढ़ती है, इतना तो पता ही है। चलो हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो इनकम जीरो से हो गई 50, 50 से फिर हो गई 100, 100 से हो गई 150, 150 से हो गई 200। तो इनकम धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है, सिंपल। और बढ़ा दूं? चलो जी, 200 से हो गई 250, सिंपल इतना। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कंजम्पशन की। कंजम्पशन कैसा होता है? सुनिए, कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब होता है उपभोग, खाना। क्या कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता है? क्या कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता है? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने पूरा साल कुछ ना खाया हो, बस काटे गए? सॉरी, हाँ जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा साल कुछ नहीं खाया, बस चलते निकालते ही जा रहे हो? सिंपल जी, ऐसा कभी नहीं होता। तो कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सिंपल। कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कुछ खाओगे तभी तो निकालोगे भाई, जब खाएंगे तो कहां से निकालेंगे? तो इस वजह से कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, क्या कंजम्पशन कभी जीरो होता है? क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि कभी ऐसा हुआ हो कि पूरे साल आपने कुछ ना खाया हो? नहीं भैया, कंजम्पशन ऐसा भी नहीं होता। यानी कि जिंदा रहने के लिए एक मनुष्य को अपनी बेसिक नीड्स के तौर पे फूड कंज्यूम करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा ताकि वो जिंदा रह पाए, सिंपल। तो एक इतनी महंगाई के केस में एक बंदे को जिंदा रहने के लिए मिनिमम कंजम्पशन कितना करना होगा? कह रहा भैया 2 रुपए। नहीं भाई, 2 रुपए में आज के टाइम पे कुछ आता ही नहीं, तो बंदा तो वैसे ही मर जाएगा। 2 रुपए में कुछ क्या लेगा? तो कितना मान के चलूं कि एक दिन के अंदर मिनिमम कंजम्पशन कितने का होना चाहिए? वो कह रहा है भैया 500 का। अरे भैया आपके लिए 500 का, क्योंकि आप अमीर इंसान हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, सच में। क्योंकि अगर आप इतना पैसा है, भाई नोट्स परचेज करो, क्या वेट कर रहे हो, कहाँ वेट कर रहे हो? चलो भाई फिलहाल चालू करते हैं, वापस अपने टॉपिक पे भड़कते नहीं है, फिर बोलोगे भैया नोट्स बेचने में लगे रहते तुम लोग, पढ़ाते नहीं हो। चलो शुरू करते हैं। तो कंजम्पशन, कंजम्पशन मैं मान के चलता हूँ बेसिक कंजम्पशन कि अगर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कहीं से कमाता भी नहीं हूँ, तो मेरे को जिंदा रहने के लिए, बस खाली जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। तो जिंदा रहने के लिए खाना भाई मेरे को कितना लेना पड़ेगा? तो ये मान लो मेरे को कुछ भी करना पड़े, मेरे को दिन में मैं मान के चलता हूँ चलो 60 रुपए। कितने रुपए? 60 रुपए। मेरे को बेसिक कंजम्पशन है ये, मेरे को जिंदा रहने के लिए चाहे मैं कुछ भी करूँ, मेरे को 60 रुपए रोज के चाहिए। इससे नीचे का कंजम्पशन मैं कहीं नहीं मानता। 60 रुपए। वो कह रहा भैया 60 रुपए कैसे? देखो, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए बेसिकली 3 दिन का टाइम का खाना चाहिए होता है। वो कह रहा 3 टाइम का खाना भैया बहुत हो जाता है, 3 टाइम तो हम भी नहीं खाते। चलो कोई बात नहीं भाई, 3 नहीं खाते, 2 टाइम का खाना तो चाहिए होता है भाई। वो चलते हैं जिंदा रहने के लिए बेसिकली 2 टाइम का खाना चाहिए होता है। एक टाइम का खाना आएगा खाएगा तो फिर वो कुपोषण और बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो बेसिकली उसको बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए 2 टाइम का खाना चाहिए। अब वो 2 टाइम का खाना मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि एक टाइम का खाना वो बेचारा 30 रुपए में ले आता है। वैसे तो 30 रुपए में आज के टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन मैं मान लेता हूँ बेसिक तौर पे, क्योंकि आप देखोगे ना गांव देहात के अंदर जो चलते हैं, बाजार लगते हैं, वहां पे छोले भटूरे हो गए, कुलचे उलचे हो गए, तो ये सब 20-30 रुपए में उनको मिल जाता है बेसिकली। तो मैं मान के चलता हूँ 30 रुपए में वो एक टाइम का खाना खाता है, तो 2 टाइम का खाना उसका 60 रुपए में हो गया। यानी कि 60 रुपए उसको एक दिन के लिए चाहिए। अब चाहे वो एक बार में खा जाए, वो मेरा मैटर नहीं है। उसको एक दिन के लिए मिनिमम कंजम्पशन के लिए कितने रुपए चाहिए? 60। ये वो कंजम्पशन होता है जो कि इनकम के जीरो लेवल पे होता है। यानी कि अगर हाँ उसकी इनकम बढ़ेगी, जैसे कोई लाखों रुपए कमाता है, तो फिर वो 1000-10,000 रुपए भी खाएगा, समझे? मैं मानता हूँ वो चीज, इनकम के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ता है। लेकिन अब जिसकी इनकम ही जीरो हो, वो 10,000 रुपए कहां से खाएगा? इसलिए बेसिक कंजम्पशन मैंने माना है क्या? 60 रुपए, सिंपल। और क्योंकि ये बेसिक कंजम्पशन है, इसलिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी बार से। कंजम्पशन अलग होगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे सी बार। क्या बोलेंगे जी? सी बार। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का पक्का। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार। आगे चलते हैं। अब ये जो सी बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन, अब क्योंकि देखो अगले स्टेप में 0 से इनकम बढ़ के 50 हो रही है, यानी कि इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? कि नहीं भैया बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ी है, पैसा बढ़ा है, तो फिर हम खाना भी तो ज्यादा खाएंगे, अच्छा खाएंगे।
हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मान लेते हैं मेरी इनकम 50 से बढ़ी, क्या मैं कंजम्पशन भी 50 से बढ़ा दूं? नहीं जी, ऐसे तो कभी नहीं चल पाएगा ना। अंबानी, अडानी, ये सब लोग करोड़ों में पैसा कमाते हैं, तो क्या करोड़ों खाई भी जाते हैं? नहीं जी, तो करोड़ों खाया थोड़ी ना जाएगा इनसे। तो इसलिए जितना ही कमाएंगे उतना नहीं खा पाते, तो ये कमाते ज्यादा है और खाते थोड़ा सा कम है। हम भी यही करेंगे, 50 रुपए इसकी इनकम बढ़ी है तो ये कंजम्पशन भी बढ़ाएगा, लेकिन कितने से? ज्यादा नहीं, 20 रुपए से मान लेते हैं, तो ये 60 से कितना हो गया? 80 रुपए। सिंपल। चलिए, अब ये बेसिक से थोड़ा ज्यादा खा रहा है, बेसिक वाले को हम बोलते हैं सी बार, लेकिन जो ज्यादा खा रहा है उसको हम बोलते हैं सी। उसके बाद 80 से फिर 20 खाएगा, बढ़ाएगा, तो फिर हो जाएगा 100, और 100 से 120, फिर 140, फिर 160। इस तरीके से आपका कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ेगा। आगे चले। अब बात आती है सेविंग की। सेविंग कैसे निकलता है? मैंने आपको बताया था, सेविंग और कंजम्पशन को जोड़ के इनकम आता है। तो कोई ऐसी वैल्यू लिखना कि कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ के क्या है? इनकम आए। सिंपल। अब कैसे होगा सुनिए। मेरी इनकम 0 थी, मैंने कमाया कुछ नहीं था, लेकिन खाए कितने? 60 रुपए। कहां से खाए होंगे? मैंने पापा मम्मी से मांगे होंगे, तो पापा मम्मी की सेविंग क्या होगी? माइनस, यानी कि सेविंग क्या होगी? -60। समझे? मेरी इनकम अगली बार 50 थी और मैंने खाया कितना? 80 रुपए। मैंने एक्स्ट्रा कितने रुपए खाए? 30 रुपए। कहां से लाया 30 रुपए एक्स्ट्रा? ये मैंने पापा मम्मी की सेविंग में से माइनस किया, तो -30। सिंपल। आगे चलते हैं। इस बार मेरी इनकम कितनी है? 100। तो मैंने कमाया कितना? 100, और खाया भी कितना? 100। क्या मेरे पास पैसे बचे? नहीं। तो मेरी सेविंग कितनी आई? 0। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इनकम मेरी कितनी है? 150, और मैंने कंजम्पशन कितना किया? 120, यानी कि मैंने कितना पैसा बचाया होगा? मैंने बचाए होंगे 30 रुपए। एक 200 रुपए कमाए और 140 रुपए खा गया, तो बचे कितने? 60। 250 रुपए कमाए और 160 रुपए खा गया, तो कितने बचे होंगे? ये बचे होंगे 90 रुपए। सिंपल जी। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाला है? सेविंग निकाला है। अच्छा, एएस रह गया। एएस मैंने बताया था अभी, एएस किसके बराबर होता है? वाई की। तो बस जो भी वाई की वैल्यू है वो एएस में लिख सकते हो आप। सिंपल ना? चलो जी, अब चालू करते हैं। बात आती है इनके डायग्राम्स, क्योंकि मेन डायग्राम ही है जो हमको सीखना है। तो अब डायग्राम कैसे बनेंगे समझिए, यहीं पे बना देता हूं। तो बेसिकली 0, यहां पे नीचे हमेशा आपको दिखाना होगा जीडीपी, या फिर वाई, या फिर आउटपुट, कुछ भी। ठीक है। चलिए, अब यहां पे साइड में क्या दिखाओगे? इस साइड में जिस भी चीज का आप डायग्राम बना रहे हो वो दिखाना है आपको। जैसे अगर मैं इनकम का डायग्राम बना रहा हूं, इनकम और एएस बराबर होते हैं, तो इनकम और एएस दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए, अब इनका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, 0 से बढ़ रहे हैं, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बस 0 से चालू करना है, यहां से 0 से, और लगातार बढ़ रहे हैं तो बस लगातार बढ़ाना है। ये हो गया एएस इक्वल टू वाई। कितने डिग्री के लाइन है? 45 डिग्री के एंगल पे ये लाइन जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट। कोई दिक्कत नहीं, आसान था। बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। बात आती है कंजम्पशन की। तो अब कंजम्पशन का डायग्राम कैसे बनेगा सुनिए। 0, नीचे आएगी जीडीपी, इनकम, या फिर आउटपुट, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी। यहां पे कंजम्पशन का डायग्राम। अब कंजम्पशन कैसा है? देखो, कंजम्पशन 0 से चालू नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर से चालू होता है। तो यहां से मैं चालू करता हूं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी इनकम का लेवल 0 है, इनकम का लेवल 0 है, तब भी मैं कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा हूं। और कंजम्पशन बढ़ तो रहा है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा जितनी स्पीड से इनकम बढ़ा था। तो कंजम्पशन को बनाना है और बढ़ाना भी है, लेकिन थोड़ा कम स्पीड से। ये कंजम्पशन है। ये 45 डिग्री के एंगल पे है, तो ये 30 पे, 20 पे ऐसा बना सकते हो आप आराम से। ठीक है। अब चालू करते हैं सेविंग। सेविंग का डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, क्योंकि अब सेविंग नेगेटिव भी बनानी है, इसलिए मैं नेगेटिव वाला एरिया भी लेके चलता हूं। तो ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे जीडीपी, इनकम और आउटपुट, तो 0। अब यहाँ पे सेविंग बन रही है, तो सेविंग सेविंग कहां से होती है? नेगेटिव से चालू होती है, फिर 0, फिर पॉजिटिव, तो ये बन गया सेविंग। सिंपल जी। तो सेविंग स्टार्टिंग में क्या थी? नेगेटिव, उसके बाद क्या हुई? 0, उसके बाद क्या हुई? पॉजिटिव। सिंपल। और एक चीज और ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में कंजम्पशन होता है, सेविंग भी स्टार्टिंग में उतनी ही होती है। बस फर्क क्या है? ये प्लस का होता है और ये माइनस का, यानी कि सी बार बराबर होता है माइनस के एस बार के। स्टार्टिंग में कंजम्पशन, स्टार्टिंग की सेविंग बराबर होती है, बस वो माइनस में होती है, यानी माइनस सेविंग हो रही होती है। क्योंकि मेरी इनकम 0 है, तो जितना मैं खाऊंगा वो कहां से लेके आऊंगा? पापा मम्मी की सेविंग से। उनकी सेविंग क्या होगी? माइनस। सिंपल है ना? बढ़िया। तो यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं माइनस का एस बार, इस पॉइंट को जहां से सेविंग्स चालू हुआ है। सिंपल। चलिए, तो ये थे आपके डायग्राम्स। अब चालू करते हैं अगला टॉपिक। नाम आता है, क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है जी, सुनिए। एग्रीगेट डिमांड, एडी। एडी क्या होता है?
डिमांड, डिमांड मतलब कोई भी चीज मांगना। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ, एक साल के अंदर एक देश के अंदर जितनी भी चीज आप मांगते हो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। अब देखो कोई भी चीज आप मांगोगे, कोई भी चीज आप खरीदोगे तो बदले में पैसे तो दोगे ना, यानी कि एक साल के अंदर जितना भी आपने खर्चा किया उसको क्या बोलेंगे हम, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो आप बोल सकते हो आराम से, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर incurred on final goods and service during fiscal year in the boundary of a country। अपने आप लिख लेना, सिंपल जी। चलिए, तो एक साल के अंदर एक देश के अंदर जितना भी आपने टोटल खर्चा किया उसको क्या बोलते हैं हम, एग्रीगेट डिमांड। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है ना, बहुत अच्छे, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल जी। तो आगे चालू करते हैं। अब ये जो एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि एक देश के अंदर एक साल के अंदर जितना भी हमने खर्चा किया उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, देश के ऊपर। जितना बड़ा देश होगा उतने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी। जितना छोटा देश होगा उतने कम लोग होंगे, जितने कम होंगे लोग उतनी डिमांड कम होगी, सिंपल। चलिए, तो जो ये है एग्रीगेट डिमांड, ये देश के ऊपर डिपेंड करती है। और जो इकोनॉमी होती है वो कितने तरह की होती है, बेसिकली 3 तरह की। एक 2 सेक्टर, एक होती है 3 सेक्टर, एक होती है 4 सेक्टर। ठीक है जी। 2 सेक्टर में कितने सेक्टर होते हैं, बस 2। कौन कौन से, हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड वाले का मेन काम क्या होता है, हाउस होल्ड का मेन काम होता है भैया खाने का, और फर्म का मेन काम क्या होता है भैया, इन्वेस्टमेंट करने का। तो एडी का फॉर्मूला क्या बन गया, कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट, सिंपल, खाने का और बनाने का, इन्वेस्टमेंट करने का। अच्छा, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं जी, 3 सेक्टर में 3 सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म और एक होता है गवर्नमेंट। ये सब पहले बता चुका हूं मैं। तो एडी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, हाउस होल्ड का मेन काम क्या होता है, खाना, तो इसलिए कंजम्पशन। फर्म का मेन काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, गवर्नमेंट का मेन काम होता है गवर्नमेंट के अपने खर्चे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो एडी का फॉर्मूला बनेगा C + I + G, सिंपल। यहां पे देख लेते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे कितने सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म, एक होता है गवर्नमेंट, और चौथा क्या होता है, अब्रॉड, विदेश। तो यहां पे एडी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पे एडी का फॉर्मूला बनेगा कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस में अब्रॉड से कैसे रिलेशन होते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट बोलते हैं जिसको, सिंपल जी। तो ये बन गया किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया एग्रीगेट डिमांड का। तो एग्रीगेट डिमांड के 3 फॉर्मूले हैं, एडी के 3 फॉर्मूले हैं। लेकिन न्यूमेरिकल जब भी हम करेंगे उसमें ये ज्यादातर यूज होते हैं, हाँ, लेकिन क्योंकि आप कॉलेज में आ चुके हो तो थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन आपको इसके भी देखने को मिल सकते हैं, सिंपल जी। बाकी वो तो आ ही सकता है एग्जाम्स में। आगे चले, ज्यादातर टॉपिक हम इसके ऊपर करेंगे, सिंपल, इतना कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अब क्योंकि हम डायग्राम्स बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतने मेन नहीं है, डायग्राम मेन है, तो डायग्राम सीखते हैं इनके भी। इनमें क्या डायग्राम है, हमको सीखना है एडी और आई का, क्योंकि हमने बाकी सब तो सीख रखा है, कंजम्पशन तो लिख ही रखा है। तो ये रहा आई, और उसी के साथ बना दूंगा यहाँ पे एडी, ठीक है। अब देखिए आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल है। इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है। जो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी वही लॉन्ग टर्म तक वही रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर आपने कहीं पे जिंदगी में 60 रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो हमेशा इन्वेस्टमेंट कितने की रहेगी, 60 रुपए की, सिंपल जी। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट कितने की रहेगी, 60 रुपए की, सिंपल। चलिए, अब हम एडी निकाल लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है जी, बहुत सिंपल है, कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट। तो C प्लस में I, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, 140, 160, 180, 200, 220। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो आपको दिखाई देगा कंजम्पशन वाला डायग्राम और एडी वाला डायग्राम दोनों सेम है, दिख रहा है, देखो ध्यान से, कंजम्पशन वाला डायग्राम और एडी वाला डायग्राम दोनों सेम है। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है, इसलिए आई का डायग्राम ऐसा, ठीक है जी। चलो, एडी और कंजम्पशन का डायग्राम दोनों सेम है। कह रहा भैया हमको नहीं दिखाई दे रहा, देखो ध्यान से, यहां पे चेंज कितने का हुआ, 20 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा है, 20 का, यानी दोनों सेम है। बस कंजम्पशन इससे थोड़ा सा कम है, यानी कि 60 कम है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि एडी जो है कंजम्पशन से ज्यादा है
और कितना ज्यादा है, 60 रुपए ज्यादा है। सारी वैल्यू देख लो, 60 रुपए ज्यादा है बस खाली। कह रहा भैया ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट जब जुड़ा है इसके अंदर, 60 रुपए जब जुड़ी है तो एडी तो ज्यादा रहेगा ही। हाँ जी बिल्कुल इसी वजह से। तो इसलिए एडी का डायग्राम भी कंजम्पशन जैसे ही बनाना है, बिल्कुल इसी के पैरेलल, बस थोड़ा सा ऊपर बनेगा। अब क्यों ऊपर बनेगा, क्योंकि जो एडी का फॉर्मूला होता है इसमें कंजम्पशन के साथ साथ क्या जुड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट, इसलिए कंजम्पशन से थोड़ा सा बड़ा होता है कौन, एडी। और इनका डिफरेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। किसका डिफरेंस, एडी और सी का डिफरेंस। एडी और सी का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि अभी फिर सिखाया आपको, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई होता है, सी यहाँ पे प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया बस ये वाला फॉर्मूला। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, एडी और सी का डिफरेंस, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टमेंट को। और इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं इनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। ये दोनों लाइन हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गया, पक्का पक्का, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपने ये मान लो आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म कर लिया है। बस हम मेन टॉपिक जो है वो समझाने लगे, इसमें से एग्जाम में आएगा कुछ भी नहीं, समझे। बस ये है कि आगे जो टॉपिक सीखने वाले हैं ना बड़े बड़े, उसके लिए जो कंसेप्ट है सारे के सारे वो हेल्पफुल होंगे, समझे। चलिए अब जो मैं करवाऊंगा इसके बाद से वो सब एग्जाम्स में आते हैं। ये कंसेप्ट थे जिसके लिए आपको कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इन सब के डायग्राम्स याद होने चाहिए, इनकी टेबल याद होनी चाहिए, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे कुछ ना कुछ। सिंपल जी। चलिए शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी तो शुरू करते हैं। और अब टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहला क्या, रिलेशन। रिलेशन आ सकता है बाई का, कंजम्पशन का और सेविंग का। इनकम, कंजम्पशन और सेविंग कर में क्या रिलेशन होता है ये समझाइए। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, फटाफट समझाता हूं, ठीक है जी। समझो, इनकम, सबसे पहले इनकम और कंजम्पशन बनाते हैं। इनकम जीरो से चालू होती है, लगातार बढ़ती है, तो ये गया इनकम इक्वल टू एएस, कितने डिग्री की लाइन, 45 डिग्री लाइन। कंजम्पशन थोड़ा सा ऊपर से चालू होती है और थोड़ी कम स्पीड से बढ़ती है, तो धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाना है, तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहीं से आपको एक डॉटेड में लाइन ड्रॉ करनी है नीचे। और जब आप सेविंग बनाओगे तो ये मेक श्योर करना कि जो सेविंग वाली कर्व हो वो इस डॉटेड वाली लाइन से इंटरसेक्ट करते हुए जाए, मतलब सीधा होना चाहिए। मेरे तो थोड़ा सा अटपटा सा बन रहा है, आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है जी, सीधा बिल्कुल। तो सेविंग कर, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये नेगेटिव, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा सेविंग, जीरो, और इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सिंपल। तो रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहला रिलेशन देखिए, ये वाला एरिया पूरा। तो यहाँ पे ऊपर वाला लाइन किसकी है, कंजम्पशन की, नीचे वाली लाइन किसकी है, इनकम की। यानी स्टार्टिंग में जब कंजम्पशन ज्यादा होता है किससे, इनकम से, तो देन उस टाइम पे सेविंग क्या होती है, नेगेटिव। तो सेविंग क्या होती है, नेगेटिव। दूसरा रिलेशन, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है तब उस टाइम पे सेविंग क्या होती है, तब सेविंग हो जाती है जीरो। अब यहाँ पे देख लो ना टेबल में, स्टार्टिंग में कंजम्पशन ज्यादा था और इनकम क्या थी, कम, तब उस टाइम पे सेविंग क्या थी, दोनों नेगेटिव, दिख रहा है। हाँ जी, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गया तो सेविंग क्या हो गई, जीरो। जितना कमाऊंगा उतना खा जाऊंगा, तो सेविंग क्या बचेगी, जीरो, सिंपल जी। इसके बाद तीसरा, तीसरा क्या है, जब इनकम कम हो जाएगी और कंजम्पशन ज्यादा होगा, सॉरी ये तो हो चुका ना, जब कंजम्पशन कम होगा और इनकम ज्यादा हो जाएगी उस टाइम पे, तब जैसे कि ये वाला एरिया, जब इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है तब सेविंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तब सेविंग क्या होती है, पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे जीरो के बाद वाला सारा एरिया सेविंग क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन कम है और इनकम क्या है हमारी, ज्यादा। ये था रिलेशन इनकम, कंजम्पशन और सेविंग में। अब एक और लिख सकते हो चौथा, इनकम कैसे निकलता है, कंजम्पशन और सेविंग का जोड़ के इनकम निकाल सकते हैं, सिंपल। चलिए ये था छोटा सा टॉपिक एक। इसके बाद हम चालू करते हैं थोड़ा सा बड़ा टॉपिक। बड़ा टॉपिक क्या, इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसकी इनकम और आउटपुट क्या होता है, समझ गए। ये जो हमने अभी सीखा कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे इनकम और कंजम्पशन क्या होते हैं, बराबर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं जी, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है वहीं पे सेविंग क्या होती है, जीरो। तो इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, सिंपल। चलिए, यानी कि अगर देखा जाए टेबल में तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो एरिया है, यहां पे इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इनकम बराबर होती है कंजम्पशन और सेविंग क्या होता है, जीरो, सिंपल है ना। चलिए
लेकिन अब बात करें चाहे इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है किसके? एग्रीगेट सप्लाई के। तो अब इसी डायग्राम के अंदर आपको क्या बनाना है? एग्रीगेट डिमांड भी। तो एक काम करता हूं, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा खराब सा हो गया है, तो इसको मैं एक बार साफ साफ सा बना लेता हूं, है ना जी। चलिए, तो देखिए अब डायग्राम 0, ये बन गई आपके लिए इनकम 45 डिग्री पे, ठीक है जी। इसके बाद यहां से थोड़ा सा ये बन गया आपका कंजम्पशन, यहीं से थोड़ा सा ये बन गया आपका एडी। कैसे निकलता है? सी प्लस आई। इन दोनों डिफरेंस हमेशा क्या होता है? पैरेलल कांस्टेंट, ठीक है। चलो, अब आपको नीचे क्या बनाना है? सेविंग। और सेविंग कैसे बनेगी? तो देखिए ध्यान से, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। तो पहले मैंने बोला था ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहीं से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी थी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अब आपको इस पॉइंट से भी, जहां पे एडी और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, और केवल कहां तक? बस इन्वेस्टमेंट तक। और अब आप जो सेविंग बनाओगे वो इन दोनों लाइनों को टच करते हुए जानी चाहिए, यानी आपकी सेविंग कर्व ऐसा होना चाहिए कुछ। सॉरी, आपका सेविंग कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपका सेविंग कर्व बन गया। स्टार्टिंग में ये वाला एरिया क्या शो कर रहा है कि सेविंग की हमारी क्या है? नेगेटिव। यहां पे सेविंग क्या हो गई? 0। उसके बाद पूरे एरिया में यहां पे सेविंग क्या है? पॉजिटिव। ये 0, ये इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे सेविंग दिखाई, यहाँ पे मैंने एएस दिखाया, एडी दिखाया, कंजम्पशन दिखाया, ठीक है जी। वाई को एएस बोलते हैं ना, और वाई भी दिखाया, ठीक है। यहाँ पे जीडीपी, जीडीपी, सिंपल से। चलिए, तो अब चालू करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे सेविंग क्या होती है? 0, ब्रेक इवन पॉइंट। अब जहां पे एडी और एएस बराबर होते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जहां पे एडी और एएस बराबर है, वहीं पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या है? बराबर। तो इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को भी बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? बराबर। जैसे कि टेबल में देख लो, टेबल में ढूंढो एक ऐसा पॉइंट जहां पे एडी और एएस बराबर हो। ये एएस वाली लाइन, ये एडी वाली लाइन इक्वल कहां पे है? देखो इस जगह पे, यहाँ पे 200 200 दोनों वैल्यू है, और कहीं पे सेम नहीं है। तो ये वाला पॉइंट बन गया हमारा कौन सा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है जी। ये बन गया हमारा इक्विलिब्रियम, ये बन गया हमारा ब्रेक इवन, ठीक है। और जहां पे एडी और एएस बराबर होते हैं, वहीं पे मैंने क्या बोला? सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होगी, यानी 60 और 60 है। सिंपल जी। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा बना? जहां पे एडी बराबर होता है एएस के, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है? बराबर। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप इसी से देख लो। एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। एस का फॉर्मूला वाई, वाई का फॉर्मूला सी प्लस एस। इसका फॉर्मूला सी प्लस आई तो है ही है। इस सी से ये सी कट जाएगा, आई और एस क्या हो गया? बराबर। यानी कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी क्या होती है? बराबर। इसलिए हम कहते थे सेविंग 0 होना क्या होती है? एक गंदी बात होती है, बुरी बात होती है। सेविंग 0 नहीं होनी चाहिए, पैसे को कभी बचाना नहीं चाहिए, हमेशा क्या करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए सेविंग जितनी भी है उसको क्या करो? इन्वेस्टमेंट। तभी इकोनॉमी क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। समझे? तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैंने समझा दिया इक्विलिब्रियम क्या होता है आपके लिए। एडी और एएस के हिसाब से इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट हमने सीख ली। सिंपल जी। इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, ये पूरा हमने सीखा। यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल पे यही इनकम होता है, यही आउटपुट, जहां पे एडी और एएस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कोई डाउट्स? कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया। अच्छा, इसी टॉपिक के साथ छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं, मैं उसको और समझा दूं ना तो मजा सा आ जाएगा। क्या? कि अगर एडी और एएस एक फ्लक्चुएट हो गए, यानी अगर कई बार होता है कि एडी ज्यादा होता है, कई बार होता है एएस ज्यादा होता है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है इकोनॉमी पे? कैसे हम इसको इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं वापस से? तो समझिए, ऐसे पॉइंट्स को मैं बोलता हूं केस स्टडी। क्या बोलता हूं मैं? केस स्टडी। ऐसे पॉइंट्स को बोलता हूं मैं केस स्टडी। केस स्टडी क्या? ऐसे पॉइंट्स जहां पे अगर एडी ज्यादा हो जाए इक्विलिब्रियम में तो कैसे पहुंचेंगे, या फिर अगर एडी कम हो जाए एएस से तब इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचा जाएगा इकोनॉमी में, इक्विलिब्रियम में। सिंपल। तो ऐसे केसेस बहुत सिंपल है। जब भी ऐसे कोई केसेस आ जाए, आपको देगा नहीं, आपको वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि बताओ इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेंगे। आराम से फिर बता देना कैसे। समझिए, अगर इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है किसी भी चीज की और सप्लाई क्या हो रही है? कम, तो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेंगे? देखिए, ये होता है एएस
ये होता है एडी। इस पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल। बताया ये भी, यहाँ पे समझाया मैंने पूरा पूरा, ठीक है जी। चलो अब कह रहा है डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम। तो देखिए एक ऐसी एरिया जहां पे एडी ज्यादा हो और एएस क्या हो, कम, तो वो एरिया कौन सा है, इस पॉइंट के बाद या फिर इस पॉइंट से पहले? जाहिर सी बात है इस पॉइंट से पहले वाला एरिया, यानी कि यहाँ पे एडी वाली लाइन ऊपर है और एएस वाली लाइन नीचे, यानी हम कहीं ना कहीं इस एरिया में होंगे। यानी कितना प्रोडक्शन कर रहे होंगे, कहीं पे भी ले लो, लेकिन हम यहीं कहीं आसपास पे प्रोडक्शन कर रहे होंगे, है ना। चलो हमको कहां पे पहुंचना है, हमको पहुंचना है इक्विलिब्रियम पे, संतुलन पे। यानी कितना प्रोडक्शन करना चाहिए इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए, इतना। यानी हमको अपना प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, इस जगह से बढ़ाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में ले जाना पड़ेगा। तो लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिख के आना, लास्ट में कि इकोनॉमी में के अंदर प्रोडक्शन, उत्पादन क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तभी तो इकोनॉमी क्या पहुंच पाएगी, इक्विलिब्रियम में पहुंच पाएगी। सीधी सी बात है यार। देखो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर देखा जाए, क्या डिमांड आपके कंट्रोल में होती है? नहीं, डिमांड आपके कंट्रोल में नहीं है, डिमांड तो पब्लिक करती है, सप्लाई आपके कंट्रोल में है। तो अगर सप्लाई आपकी कम है और लोग मांग डिमांड कर रहे हैं ज्यादा, तो आपको लॉस हो रहा होगा। आप सोचोगे भैया मैं उस तक सामान नहीं पहुंचा पाया, मैं उसको सामान बेच नहीं पाया, होता है ना ऐसा। हाँ जी, तो बिजनेसमैन को लॉस होता है। इसलिए बिजनेसमैन इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए क्या करता है, जो उसकी सप्लाई कम थी उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो प्रोडक्शन बढ़ाता है, सप्लाई बढ़ाता है, सप्लाई बढ़ाते के साथ ही वो डिमांड के बराबर आ जाती है और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। सिंपल ना, ऐसे ही सिंपल तरीके से समझा के आता है ना। वहां पे आगे चलते हैं। अगर इकोनॉमी में डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तब बिजनेसमैन क्या करेगा, तब इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचा जाएगा? बहुत सिंपल है ये भी। ये हो गया आपके लिए एएस, ये हो गया आपके लिए एडी, ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंपल जी। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एएस ज्यादा है और एडी कम है, यानी हम कौन से एरिया में होंगे, हम कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में, यानी कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इतना, यहीं कहीं। सिंपल, चलिए इतना प्रोडक्शन हो रहा है, हमको कहां पे पहुंचना है, इक्विलिब्रियम पे, यानी कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, इतना। यानी प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे क्या बोल दोगे आप कि प्रोडक्शन घटाया जाएगा, उत्पादन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, आपकी चीजों की डिमांड कम है और आप ज्यादा सप्लाई करे जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, तो क्या प्रॉफिट होगा? नहीं, आपको लॉस होगा। तो प्रोडक्शन क्या करना चाहिए उस टाइम पे, कम करना चाहिए, ताकि आप कहां पे पहुंच पाओ, इक्विलिब्रियम में पहुंच पाओ। सिंपल जी। तो ये था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से आप इक्विलिब्रियम जो है कैसे डिसाइड करते हो, इनकम और आउटपुट कैसे डिसाइड करते हो। सिंपल जी, एडी और एएस की हेल्प से। अब चालू करते हैं लास्ट टॉपिक और आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो कौन सा है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सिंपल, तो एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। अब आप अपने टॉपिक पे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक आ गया। लेकिन ये छोटा सा ही टॉपिक है बहुत ज्यादा, और इसको समझाने से पहले, क्योंकि आप इसको समझने से पहले फिर बाद में बाकी टॉपिक नहीं सीखोगे, इसलिए मैं एक छोटा सा टॉपिक समझाना चाहता हूं जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प होगा। ठीक है जी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल्स करने में। चलिए, वो टॉपिक कौन सा है, टॉपिक का नाम आता है एपीसी। नहीं रहने दो, अगले चैप्टर में है ये ऑलरेडी, अगले चैप्टर में करवा दूंगा। क्यों बार बार क्यों करवाऊं, है ना भाई, क्यों आपका टाइम वेस्ट करना। तो इसलिए बाद जब अगला चैप्टर आएगा तब उस टाइम पे करवाएंगे ये वाले टॉपिक्स को। ठीक है, तो अब करवाते हैं टॉपिक का नाम कौन सा आता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप आराम से कर लोगे, क्यों आपका टाइम वेस्ट करें। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हेल्प से भी डिसाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे एडी और एएस बराबर हो और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या हो, बराबर। तो केस क्या बनता है, अगर इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से, तब बताओ इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे। और या फिर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ज्यादा हो जाए सेविंग से, तब बताओ इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए, सेविंग नेगेटिव से चालू होती है, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव होती है, ये सेविंग होती है। इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है जी, चलो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड हमने सेविंग को दिखाया। इक्विलिब्रियम कौन सा है, ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पे सेविंग क्या है, जीरो। ठीक है, उसके पहले नेगेटिव थी, उसके बाद पॉजिटिव। अब समझिए, कह रहा है सेविंग अगर ज्यादा हो, किससे, इन्वेस्टमेंट से। सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कहां पे है, कहां पे दिखाई दे रही है, तो मेरे को दिखाई दे रही है इस वाले एरिया में, ये पूरा जो एरिया, बस इतना सा एरिया, ये इन्वेस्टमेंट से ऊपर है ना, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट नीचे, तो हम कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में होंगे, यानी कि इतना प्रोडक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम से इस साइड होंगे, तो हमको वापस से इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। यहां से हमको यहां पे आना पड़ेगा, क्यू से Q1 पे आना पड़ेगा। तो वही चीज है जो हमने पहले सीखी थी कि आपको प्रोडक्शन, उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अरे आप खुद समझो ना भाई, मैंने अभी आपको समझाया था एडी बराबर होता है एएस के, सेविंग और इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है, एडी बराबर होता है एएस के। तो मैंने बताया था एडी को ही रिप्रेजेंट करता है आई और एएस को रिप्रेजेंट करता है एस। ठीक है जी। अब इस केस में
यहाँ पे एस ज्यादा है, एस ज्यादा हो मतलब क्या है, सप्लाई ज्यादा है। अब जब भी इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा होगी, हम सामान ज्यादा बना रहे हैं तो सामान बिक नहीं पाएगा, और सामान नहीं बिकेगा तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। करवाया था ना वो वाला केस जो उस साइड करवाया था, वही वाला केस है ये वाला, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग बनाना है इस बार आपको, ठीक है जी। यहां पे ये बन गई आपकी सेविंग, ये बन गई आपकी इन्वेस्टमेंट, और इस केस में क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है मतलब हम इस वाले एरिया में होंगे कहीं ना कहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऊपर और सेविंग कहां रह गई, नीचे। तो इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए हमको यहां तक पहुंचना है, यानी कि यहाँ पे जाना है। तो बस यहाँ पे हम हैं, हमको पहुंचना है यहाँ पे, यानी प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बस एट द एंड आपको क्या बोलना है वहां पे कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ने के साथ ही हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सेविंग जैसी बढ़ेगी वैसे हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव कर लेंगे। सिंपल, ये बहुत ही आराम से प्यारा सा बहुत ही अच्छा सा चैप्टर था। इसके बाद हम चालू करेंगे न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर, जिसके अंदर हम एपीसी, एमपीसी और इनके रिलेशंस के बारे में समझेंगे, ठीक है जी, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अभी फिलहाल सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट था, न्यूमेरिकल्स अगले चैप्टर्स में है, तो हम अगले चैप्टर के साथ ही करेंगे, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी बात है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने नहीं कर रखा, क्या बोल रहे हैं आप, कुछ तो बोल ही नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं आ रही, आराम से कर दियो बाद में, ठीक है, जब टाइम मिले। तो खत्म करते हैं आज, ठीक है जी। तो अगर नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर में कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल जी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय।